अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा बिनत इकराम पॉडकास्ट में। हूँ आपकी होस्ट आयशा बिनत इकराम और वेलकम करती हूँ आपको एक और नई ब्रांड न्यू एपिसोड में। और हर बार की तरह डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट गेस्ट और बिल्कुल अनोखे सवालात के साथ हमारा आज का ये एपिसोड होगा। इसी बारे हम अपने पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज करें, मैं मेंशन करना चाहूंगी हमारे स्पॉन्सर को, द स्किन शॉप की रेंज में बड़ी मजे के सीरम, स्टीम्स एंड हर वो चीज जो डे एंड नाइट में मेल एंड वुमेन दोनों को यूज करनी चाहिए। मतलब हमारा बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी स्किन केयर है तो सिर्फ खवातीन के लिए है। मेल सेगमेंट को ज्यादा स्किन केयर के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो है अपना डाइट के बगैर आगे चलते हैं। स्किन केयर की द स्किन शॉप की प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए आप दराज पे भी इनकी प्रोडक्ट ले सकते हो, इनकी वेबसाइट पे भी रब्ता कर सके। स्क्रीन पे इनके सारे एड्रेसेस चल रहे हैं। सो मजीद इंतजार नहीं करवाते, आगे चलते हैं। हमारे आज के गेस्ट बड़े इंटरेस्टिंग है, सियासत से ताल्लुक है। जहाँ सियासत आती है तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियन आते हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं मियां सुल्तान अली राजा साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह I'm good। बहुत शुक्रिया आपने अपने मसरूफ टाइम में से वक्त निकाला। आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया और मुझे बात करने का और इज़हार का मौका दिया। सो मियां साहब, इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज करें, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि मियां सुल्तान अली राजा का ताल्लुक कहाँ से है, कैसे स्टार्ट किया और किस पार्टी से ताल्लुक है, ये आप खुद बताएंगे। जी मैं ज़िला सरगोदा से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी मेरा ताल्लुक़ एक ज़िम्मेदार घराने से है। मेरे वालिद ग्रामी मियां मनाज़र अली राजा ऑलरेडी सियासत में थे, बल्कि उनका सियासत से ताल्लुक़ मेरी पैदाइश से पहले का है। तो वो पहले 6 बार ऑलरेडी मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, वज़ीर रहे हैं 2 बार डिप्टी स्पीकर हैं। तो घर में सियासत का तो एक वजूद मुझसे पहले मौजूद था, उसको देखते हुए उसी में परवरिश हुई, इसी में परवान चढ़ा। तो वालिद साहब की स्ट्रगल, उनकी मेहनत और उनकी लगन को देखकर मेरे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी इसी चीज़ को कंटिन्यू करूं। और मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। माशाल्लाह जी, मेरे 3 बेटे हैं। उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। मैं सारे दिन की थकावट, या जब मैं गाँव होता हूँ तो कुछ दिन उनसे दूर भी रहता हूँ, जब वापस आता हूँ तो बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। मेरे माँ बाप मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। मेरे वालिद मेरे रहनुमा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं। तो वो मुझे सब कुछ वो चीज़ें सिखाते हैं जो सियासत में और दुनियादारी में सीखनी चाहिए एक इंसान को। मेरी बेगम मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। उसकी सपोर्ट के बिना मैं शायद सियासत भी ना कर सकता, बल्कि मुझे दोबारा तालीमी मैदान की तरफ लाने वाली भी मेरी बेगम की मोटिवेशन थी कि आपकी तालीम अधूरी रह गई थी MSc के बाद, तो उसको कंप्लीट करें। मेरी बहनें मेरे लिए हमेशा दुआ गो रहती हैं। तो मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ। मेरी फैमिली मेरी लाइफ लाइन है, मैं उनके साथ बहुत कनेक्टेड हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी। क्रिकेट खेलता हूँ जी, स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का। सरगोदा ईगल्स एक क्रिकेट टीम भी है जो यहाँ लाहौर में कॉर्पोरेट सेक्टर में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लेती है। शुरू से ही स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता रहा हूँ। म्यूज़िक का भी शौक़ है, पंजाबी म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ शौक़ से। पंजाबी जो सकाफ़ती हमारा पंजाबी का गौन माई भी सुनता हूँ, डोले भी सुनता हूँ। नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली खान सारे पसंद हैं। इसका मतलब ये है कि आपका रोल मॉडल आप तो वालिद साहब थे। अल्हम्दुलिल्लाह। कि उनको देख के आपको लगा कि आपको बेशक में रहना चाहिए। बेशक ऐसे ही है जी। अच्छा, अगर आप सियासत में रह जाते तो फिर आप क्या बनते? मैं पढ़ा रहा होता कहीं जी, टीचिंग करता कहीं, लेक्चर होता कहीं, या प्रोफेसर होने की कोशिश में होता। हाँ, तो वो भी रहे हैं। हाँ जी, तो यही इसको मैं बाकायदा प्रोफेशन की शक्ल में लेता। अच्छा, इससे पहले हम बाकायदा अपने वो टिपिकल सवालों वाली साइड पे रहे। ये मियां साहब, क्या कॉन्फ्लिक्ट है आपकी पर्सनैलिटी में? एक पॉलिटिशियन और एक एजुकेशनिस्ट भी, आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? डिग्रियां तो आपको, मतलब कौन इतनी मेहनत है कि कौन सा सियासतदान इतनी मेहनत करेगी? ये कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ये तो ग्रूम करना एक अंदाज है उसको। सियासतदान मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा जो सिर्फ डिग्रियाँ लेने के लिए पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, सब के लिए। PhD कर रहे हैं? आगाही के लिए मैं PhD कर रहा हूँ और साथ पढ़ाता भी हूँ। एक नई कोर्स मेरी कोशिश होती है कि मुझे अगर दिया जाए तो मैं पढ़ा भी लूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में PhD भी कर रहा हूँ और साथ में पढ़ा भी रहा हूँ। डॉक्टर ज़ाहिर साहब और डॉक्टर अनम इफ्तिखार मेरी सुपरवाइजर्स हैं और वही मेरे असातिज़ा हैं। वो मुझे गाइड भी करते हैं और मैं साथ साथ पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट में चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। पढ़ाई हर इंसान को बेहतर तरीके से अपडेट रखती है और मेरा डिसिप्लिन हिस्ट्री रहा है। तो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री,
मेरे लिए हमेशा से ये खुशबख्ती का मामला रहा है कि अगर पढ़ाई से मुताल्लिक़ रहूँ और राब्ते में रहूँ तो ख़ुद अपनी शख्सियत में भी हमेशा बेहतरी महसूस होती है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे एक नाम आता है सियासतदान का, फिर उसके साथ इतनी पढ़ाई, ये नहीं हजम हो रहा। तो आए ना भाई, आदत नहीं है। आए ना, वक्त बदलते हैं ना, दौर बदलते हैं, लोग बदलते हैं, ऐद बदलते हैं, तो चेहरों के साथ साथ सोच भी तो बदलनी है। माजरत के साथ मैं बड़ी न्यूट्रल हूँ। अब जब मीडिया पे आते हैं तो आपको आई थिंक न्यूट्रल ही होना चाहिए। तो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं किसी के एंटी भी नहीं हूँ, बट नॉन लीग तो वैसे बड़ी बदनाम है। डिग्रियाँ क्या हो या कोई भी स्कैंडल उठा ले तो आई थिंक टॉप के ऊपर है ना, हिट लिस्ट के ऊपर PMLN होता है। तो आपने आज तक कभी कोई पार्टी बताई? मैं नून लीग में ही हूँ जी। PMLQ से मेरे वालिद साहब जब वज़ीर थे 2002 में, तो मेरा इब्तदा हुई थी। मैंने इलेक्शन लड़ा था, PMLQ के उस वक्त टेन्योर था। तो उसके बाद मैंने 2008 में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून में हूँ। जहाँ तक आपने मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की, ये एक मिथ है जो एक क्रिएट की गई है। हक़ाइक़ और तसव्वुरात मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। आप किसी भी इंसान के बारे में जो मर्ज़ी बात करना चाहें, जब तक आप उसकी वजाहत नहीं लेते, उसकी तस्दीक नहीं करते, वो बात हवा में तख़य्युलाती बात होती है, उसकी कोई अहमियत या फ़ौक़ियत नहीं होती। मुस्लिम लीग नून आपकी वो है जमात है जो पूरे पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना है, उसने जितना तरक्याती काम किया है, जितना डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम किया है, इवन आपने तालीम के हवाले से बात की तो आप रिकॉर्ड उठा कर देख ले, पूरे पाकिस्तान में जितने तरक्याती काम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हुए, उससे ज़्यादा कहीं तालीम के ऊपर किया गया है। दानिश स्कूल सिस्टम हो वो उन्होंने दिया है, उसके अलावा लैपटॉप स्कीम उन्होंने दी है, उसके अलावा स्कॉलरशिप्स उन्होंने दिए हैं। दूसरे सूबों के बच्चों को यहाँ पंजाब में तालीम स्कॉलरशिप्स पर दी गई है, उनके आने जाने के अखराजात मुस्लिम लीग नून ने, अपनी गवर्नमेंट ने बर्दाश्त किए हैं। अलावा जी और ऐसे कई अवामिल हैं और ऐसे कई मामलात हैं, जब आप उसके बारे में देखेंगे तो आपको इल्म होगा। ये एक ऐसी र्यूमर है वो जिसे कहते हैं ना कि तसलसल से झूठ बोल बोल कर किसी जमात के बारे में उसको सच साबित करने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हर बाशऊर इंसान को, हर पढ़े लिखे बंदे को ख़ुद तहकीक भी करनी चाहिए। अगर कोई इसके साथ बात करता है कि फ़लाँ शख्स जो है उसके अंदर ये खामी है, तो बजाय इसके कि सिर्फ उसी की बात पर एतबार करे, ख़ुद से तहकीक करे, देखे कि क्या वाकई उसकी बात में सच्चाई है, या वो किसी नफ़रत की बुनियाद पर या किसी गुस्से या अपने ज़ाती जज्बे की बुनियाद पर किसी शख्सियत को बुरा कह रहे हैं। वो कहते हैं जब आपकी मुखालफत ज़्यादा तो उसका मतलब आप कुछ ठीक कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि PMLN अगर ऑलवेज एक हिट लिस्ट पे रहता है तो कुछ ना कुछ हर दौर में अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, जो दूसरों को हजम नहीं होता। मैं तो जी एक इससे हवाले से एक और बात करूँगा जी। मौला अली का कौल है कि मुनाफिक का हर कोई दोस्त होता है। तो हम तो जो काम करते हैं डंकी की चोट पर करते हैं, और काम भी वो करते हैं जो हमारी अवाम और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। महज नारे, महज बुलंदबांग दावे, महज कहानियाँ, महज तख़य्युलाती हवाई के लिए तामीर करना हमारी आदत नहीं रही। हमने करके दिखाया है, कहा नहीं है, करके दिखाया है। तो जो करके दिखाने वाले होते हैं उन लोगों को पसंद नहीं आता जिनका काम सिर्फ बोलना होता है। तो बोलने वालों को करने वाले कब पसंद होते हैं। एक दौर आया था PTI बहुत रूज भी आ गई थी अपनी तरफ से, और बहुत सारे लोग तोड़े भी। आपको ऑफर मिला PTI? हाँ जी, ऑफ़र मिला, लेकिन बड़ी वजाहत से उस ऑफ़र को ठुकराया। इसलिए मेरा मिजाज ही PTI के साथ नहीं मिलता। मैं एक सियासी वर्कर हूँ जी। मेरी सियासत का अपना नज़रिया है, जो नज़रिया सबसे पहले दूसरों की इज़्ज़त करना, दूसरों की सोच की इज़्ज़त करना, उनके ख़यालात को भी अहमियत देना। देखिए जी, हर इंसान का अपना एक सच है, और उस सच को वो किस हद तक लेकर चलता है वो उसकी अपनी सोच है। आप हमेशा उसके सच को दबा नहीं सकते, और हर कोई, जब आप जो बात करते हो वो सारी सच भी नहीं होती, और अगला जो बोलता है वो सब झूठ भी नहीं होता। तो मुस्लिम लीग के वर्कर की हैसियत से मेरी एक तरबियत जो है सियासी तौर पर मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले की, और फिर बाद में मुस्लिम लीग नून में आकर देखा कि वर्कर को इज़्ज़त दो। वो किसी भी जमात से है, उस वर्कर को इज़्ज़त दो, उसके नज़रियात की इज़्ज़त करो, उसका एहतराम करो। आपका अपना नज़रिया है, उसका अपना नज़रिया है। हाँ, अपने आप में साबित करो कि तुम उससे बेहतर थे अपने काम और अपने किरदार से। तो मेरा जो एक मिजाज है वो PTI का मिजाज से मुख्तलिफ है। मैं एक इज़्ज़त करता हूँ, इज़्ज़तें उछालता नहीं हूँ। आप का मतलब ये है कि जिसको इन लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बदतमीजी की शायद लाइन बड़ी बारीक होती है, वो ये लोग भूल गए। देखिए जी, मैं एक देहात से मेरा ताल्लुक़ है, गांव से ताल्लुक़ है मेरा। मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं कल को नमाज़ पढ़ते हुए 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊँगा, तो मेरे इर्द गिर्द जो मेरे गांव के लोग हैं वो मुझे देख कर ज़रूर मस्जिद बनाना शुरू कर देंगे कि चौधरी साहब जान देते, मैं भी जाना है।
लीडर जो बोलता है ना, आवाम तक वो बात जाती है, और आवाम तक उससे बात जाती नहीं, वो बल्कि बहुत ज़्यादा वाज़ेह और फैल कर जाती है। जब लीडर स्टेज से ओए करके मुखातिब करेगा, गलत नामों से मुखातिब करेगा, बदतहजीबी का प्रचार करेगा और तबलीग ही बदतमीज़ी की होगी, तो यकीनी तौर पर नीचे जो वर्कर है वो उससे 4 गुना बढ़कर बदतमीज़ी करेगा। वो ये समझेगा मैं ज़्यादा बदतमीज़ी करके आऊँगा, लीडर मुझे थपकी देगा, और ऐसे हुआ है। उनको वजारतें मिली जो ज़्यादा बदतमीज़ थे। तो यहाँ पर बदतमीज़ी का कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं जो है माना जाता है कि ये पीटीआई का के दौर में ज़्यादा बड़ा है। मैं अपना सिर्फ इज़हार कर रहा हूँ राय का, मुझसे इख्तलाफ करने वाले बेशक करें, कि मेरे ख्याल के मुताबिक पीटीआई को, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब को ये कल्चर प्रमोट नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक्त है, अभी भी बेहतर है कि अपने आप को सियासी जमात के दायरे में ले आए, एक मुतशद्दुद अमली और फिक्री सोच रखते वाली जमात के दायरों से बाहर ले जाएं, जो कि उनके लिए ज़रूरी है। इस बात में भी एग्री करूंगी। अब सड़कों पे निकल आना, मतलब आपके पास इक़्तिदार है, आपके पास पावर है, आपके पास पोजीशन है, और आप सड़कों पे बैठ के बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इसमें एक बड़ा वाज़ेह तौर पर एक तज्ज़ियाती अंदाज से आपको अर्ज़ करूँगा। देखिए, उनके पास हुकूमत है ना, केपीके में गवर्नमेंट है, और 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, 80% से ज़्यादा खुद मुख्तार हैं। तो आए तज़िया करें तरक्याती कामों का और उन अवामिल का जो अवाम की बेहतरी और फलाह और बहबूद के लिए बेहतर होते हैं। पंजाब के साथ आए तज़िया करते हैं केपीके का। केपीके में पिछले 12 साल से गवर्नमेंट है पीटीआई की, और यहाँ पर पीएमएलएन की है। इन्हीं 12 सालों को देख लेते हैं, 12 सालों में पंजाब में क्या हुआ है, 12 सालों में केपीके में क्या हुआ है। बाकी बातें कहानियाँ सब छोड़ देते हैं, आए सब बैठ कर देख लेते हैं कि वहाँ क्या तरक्की हुई है, यहाँ क्या तरक्की होती है। सड़कों पर निकला वर्कर का हक है, लेकिन सड़कों पर निकलकर बदतमीजी करना, बदतहजीबी करना, तोड़ फोड़ करना, शहीदों के पुतले जलाना, शहीदों के स्टैचूज को गिराना, जीएसक्यूज पर हमले करना, उनको बुरा भला कहना, वर्दियों को लटका कर उस वर्दी की ताकीर करना जो वर्दी इस पाकिस्तान के दिफा की पहचान रही हो, जिस वर्दी के ऊपर लाल धब्बे पाकिस्तान के खून के धब्बे हों, जिस वर्दी ने इस पाकिस्तान के दिफा करने के लिए कई हज़ार लाखों जवानों की कुर्बानी दी हो, उस वर्दी की ताकीर करना मुस्लिम लीग नून ने नहीं सिखाया, ये वतीरा पीटीआई ने हमें दिखाया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंजाब में रहते हैं, तो एक टाइम पीरियड में पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी। पंजाब में बारिश जब होती है ना, तो तब पता चलता है सड़कों की। सो जिस दौर में पीटीआई थी, उस दौर में डिफेंस के अंदर भी पानी घुटनों तक दिख रहा है, पूरे टाइट डूबे महंगाई होके। तो पीटीआई कितना काम करती है, जितना बोलते हैं, अगर उसका 10% डिलीवर कर देते तो शायद आज वो नजर आते। बेहतरीन आपने बात की है, कुछ डिलीवर करते ना तो नजर आता। खान साहब से लोगों को तवक्को थी, अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने वही अंदाज इख्तियार किए रखा, बीइंग प्राइम मिनिस्टर भी जो वो पोजीशन लीडर की हैसियत से करते थे, काम नहीं किया, बातें माशाल्लाह बहुत अच्छी करते थे। बातें तो बड़ी कर लेगा ना, आसान होती है ना, बातें करना आसान है, बातें अच्छी दिखाए, मतलब कम बोले ज्यादा डिलीवर करे तो शायद आप ज्यादा ऑथेंटिक माने जाए। हाँ जी, आवाम को तो काम चाहिए। करेक्ट। अच्छा, इस वक्त आप एक बड़ी यंग पोजीशन पे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सरगोदा डिवीजन में, तो इस पोजीशन पे आपको आप क्या देखते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? ये मिस मरीम का, मैडम मरीम नवाज का एक विजन है, साफ सुथरा पंजाब, सफाई निस्फ़ ईमान है। इसके बारे में हमारा यकीनी तौर पर इस पर यकीन रखते हैं, और हमारे पंजाब में ये प्रोजेक्ट पहले भी चल रहा था, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर तरीके से डिफ़ाइन किया है साफ़ सुथरा पंजाब के प्रोग्राम में। और मैं सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो हमारे पास पूरी डिवीजन के मामलात हैं। अब इसमें सबसे खूबसूरत अंदाज़ क्या है इस काम को डिलीवर करने का, कि हमारे वर्कर्स जो SWMC के माशाल्लाह बेहतरीन काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो घर घर जाकर नॉक करके कहते हैं कि जी आपका जो डेली का जो वहाँ पर आपका वेस्ट है वो आप हमें दें, हम आपकी जगह पर जाकर फेंक आते हैं। कभी ऐसा हुआ था कि कोई गंद इकट्ठा करे और उस गंद को इकट्ठा करके किसी जगह डिस्पोज करने वाला बंदा कोई और हो, घर बैठे आपको मुलाजम दिए गए हैं, घर बैठे लोग काम करने वाले दिए गए हैं, और गलियों की सफाई, और गलियों के अलावा देहातों तक ये सफाई की जा रही है। हर दे में, हर गांव में, हर करिया और कोना कोना सफाई की जा रही है। इससे बढ़कर एक और काम मैडम ने बहुत खूबसूरत किया है, जो कि बड़ा मुश्किल काम था, एंटी इंक्रोचमेंट्स को हटाकर उन्होंने कई 100 दुकानें, कई 100 ऐसे रास्ते जो थे वो वागुजार करवाए उन लोगों से जो काबिज होकर बैठे थे सरकारी ज़मीनों पर। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे पंजाब में। और फिर इसमें वाज़ेह तौर पर एक और ही बता दूं, कोई इसमें मुस्लिम लीग नून के वर्कर का, पीटीआई के वर्कर का, पीपल्स पार्टी के वर्कर का ताल्लुक इसमें नहीं है। जिसने जहां पर कब्जा किया था, चाहे वो किसी भी जमात से था, उससे वो जगह खाली करवाई गई है। इसमें मैं टिकट होल्डर होने की हैसियत से बाशकाफ अल्फाज में कहता हूँ कि पूरी तहसील कोटोमन में कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई एनक्रोचमेंट थी, उनको इसलिए नहीं छोड़ा गया कि वो मुस्लिम लीग नून का वर्कर था। हमने खुद सबसे पहले उन लोगों को रिक्वेस्ट की कि आपकी ये जगह
इंक्रोचमेंट में आ रही है इसको खुद से ही ठीक कर लें, वरना हुकूमत को करना पड़ेगा। और ये वाक़यात हुए हैं। अच्छा, इंक्रोचमेंट्स तो पहले भी होती रही है, हमेशा से होती हैं। कभी पाकिस्तान रेलवे कर रहा होता है अपने ट्रैक को हली करने के लिए, गवर्नमेंट लेवल पे आई थिंक ये पहली दफा इस तरफ इतना जेट ट्रेंड ऑपरेशन हुआ है। बट आपको ये तो इसमें थोड़ा एक ऐसा तबका है उनके साथ रहती हो गई है जिन्होंने वही रेडी लगानी है, अपना कमाना है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, उनके लिए क्या? उनके लिए यही तो इसकी खूबसूरती थी ना जी, कि हमने सिर्फ ये नहीं किया कि तोड़ फोड़ की, उन लोगों को हटाया है जो गैर कानूनी तौर पर बैठे थे, बल्कि उन लोगों को हमने खास मखसूस जगह दे रहे हैं। जो क्या या बेड़ी वालों की अपने बात की है, ये छोटा कारोबार करने वाले की बात की है, उनके लिए मखसूस जगह जो है वो मखसूस की जा रही है कि वो वहाँ पर अपने कारोबार करें। उनको एक ख़ास डिज़ाइन और एक ख़ास नक्शे की शक्ल की एक रेडियो प्रोवाइड की गई है और उन रेडियो के लिए ख़ास जगह प्रोवाइड की जा रही है। जी बिल्कुल भी लग रही है, लेकिन उसमें भी इन लोगों का कहना है ऑब्वियसली वो बाहर निकलते हैं फल लेने, सब्जी लेना, ये हम लोग चल फिर के ज्यादा कमा ले। देखिए वो एक आप परफेक्शंस कहीं भी आपके लिए आसान नहीं होता हासिल करना, और अभी तो काम के आगाज़ है, इब्तदा है। इब्तदा के साथ हमने देखा है कि उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट कितना आ रहा है। ये लाजिम होता है कि एक फॉलो अप सिस्टम भी हो। फॉलो अप सिस्टम में तमाम चीज़ों को जो कि ख़राब होने की कोशिश की जा रही थी उनको बेहतरी के लिए लाया जाएगा। और अभी मेरी तहसील कोटोमन का आपको मैं हवाला दे देता हूँ कि हम तहसील कोटोमन में एक रास्ता मखसूस किया है हमने, हमारे CEO साहब एक अपना मैनेज कर रहे हैं उस पर, मोहसिन शाहनवाज रांझा और मैंने, हम दोनों ने मिलकर एक प्लान किया था कि इन रेडी वालों को जिनका ये इन रास्ते से हटाया गया उनको मखसूस जगह दी जाए, और उस जगह का हमने बहुत जल्द तयन करके उनको वहाँ दे रहे हैं। और आई थिंक इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको फीडबैक में मैं ये चीज़ प्रोवाइड भी करूँगा कि इन लोगों को रोज़गार के लिए बाकायदा एक जगह मुहैया कर दी गई है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये एक चीज़ लैक करती है गवर्नमेंट लेवल पे, हम कर्जों को प्रमोट कर रहे हैं। आप कर्जों की बजाय आप रोजगार या अपॉर्चुनिटीज या एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आप स्मॉल इसके बिजनेसेस को गवर्नमेंट लेवल पे कोई फंडिंग नहीं है, मतलब उल्टा खान साहब जब आया है तो उन्होंने हर छोटे से छोटे स्टार्टअप को भी टैक्स लगा दिया। अब तो काम करना मुश्किल हो रहा है, तो इस हवाले से आपको कोई इनिशिएटिव, कोई इन फ्यूचर है? हाँ जी, अब देखिए ना, अब एक चलती हुई गाड़ी को रोक कर उसके गाड़ी के अंदर खराबियां पैदा कर दी जाएं और फिर कहा जाए कि फ़ौरन नया ड्राइवर आए और उस ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पर बिठाते ही कहा जाए कि भाई 120 पर भगाओ, उसको नहीं भागेगी। पहले वो खराबियां और वो गलतियां दूर करनी होगी जो पिछला ड्राइवर कर गया। खान साहब ने 3-3.5 साल में सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों और सियासी तौर पर रंजिशों को परवान चढ़ाने की कोई काम ना किया, इकॉनमी को भी ख़राब किया। जब IMF से जब उन्होंने किया हुआ था कि एग्रीमेंट के हमने पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं देनी, तो जाते हुए उनको इल्म था कि मैं तो अपने जो करतूत किए हुए थे उसका नतीजा भुगतने जा रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कम किया पेट्रोल की कीमतों को। नुकसान पाकिस्तान PMLN को नहीं हुआ, पाकिस्तान की कौम को हुआ, जिसको भुगतते हुए हमें पूरा 2 साल गुजर चुके हैं। हम इस चीज़ को जो आपने अभी कहा है कि जॉब्स के हवाले से या नौकरियों के हवाले से, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने हमेशा एड्रेस की और जो प्रोफेशनल स्किलफुल एजुकेशन है उसको प्रमोट किया है। अभी बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेल की जाएंगी उन लोगों की तरफ से जिन्होंने स्किलफुल एजुकेशन हासिल की हुई है। उनको मिडल ईस्ट में भी, इवन ऑस्ट्रेलिया में और बाकी ममालिक में भी भेजा जाएगा पाकिस्तान की जानब से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से। एक प्रॉब्लम था जिससे पहले एड्रेस किया जाता था कि वो पाकिस्तानी बच्चा जिसके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन वो बाहर जब जाता है काम करने के लिए तो उसको किसी एजेंट के जरिए जाना पड़ता है। आपके इल्म में होगा मुख्तलिफ बच्चे अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। तो अब पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसके लिए एफर्ट कर रही है कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको वो ब्रांडिंग और उनको वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाए उन बच्चों को जो अपने अपने मुतल्लिका इदारों में काम करते हैं। जब उनके पास तो सर्टिफिकेशन होगी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, तो फिर उनको एजेंट्स की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली कंपनीज उनको हायर किया करेंगी और वो बगैर किसी कटिंग के वीज़े लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए ममालिक में काम करेंगे। नहीं, अच्छा, हमारा पाक चाइना दोस्ती बड़ी मशहूर है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं और नूनी की शायद कुछ ज्यादा ही बेटर रहते हैं। एक चीज मैंने आपने भी नोटिस की होगी, बल्कि शायद आपकी तो ऑब्जर्वेशन में हो गया, आप ज्यादा क्लोज हैं हमारे औहदेदारान। जब जिस भी मुल्क में जाते हैं जहाँ तो अच्छा लगता है वहाँ पे आके छोटा सा पार्ट पिक किया और आके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसमें पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर के है, उसके पीछे उनकी थॉट प्रोसेस के वो नहीं देख रहे, बस देखने में अच्छा लग रहा है, यहाँ पे चलो, चलेगा नहीं चलेगा, फ्लॉप हो रहेगा, किसी को नहीं बताओ। उसके एक एग्जाम्पल है, ये फिरोजपुर रोड पे एक बाइक की लेन बनी थी, ठीक है, फ्लॉप है, पूरी तरह फ्लॉप है। चाइना ने कैसे ग्रो किया? चाइना ने स्मॉल इंडस्ट्री से ग्रो किया है और इस वक्त रोल कर रहा है, मतलब अपनी मर्जी की टर्म्स के ऊपर वो दुनिया के साथ काम कर रहे हैं। एग्रेसिव मार्केट है इस वक्त, वो ई-कॉमर्स है, जस्ट नेम इट, होलसेल के अंदर। पाकिस्तान इस चीज को क्यों अडॉप्ट कर रहा है? पाकिस्तानी वो लोग जिनके पास है अथॉरिटीज,
कहाँ है सपोर्ट स्मॉल स्केल मिसाइशा स्केल तो देखें। मिसाइशा सबसे बड़ा हमारा अलमिया कह रहा है पाकिस्तानी कौम का कि हम अपने आप को हमेशा मुतवाजन तजिया करते हैं दूसरी अक़वाम से। हमने एक वो वक्त भी सुना था कि कहा था कि एक शख्स कहा करता था कि हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर जाया करता है, और हम समझते थे कि जब वज़ीर आज़म कोई बनेगा तो वो भी साइकिल पर जाएगा, वो हेलीकॉप्टर पर जाना शुरू हो गया। तो हम जब तजिया करते हैं ना, तो तजिया या एक आपस में जब मुकाबला करते हैं, तकाबली जायज़ा जब लेते हैं, तो हमें उन अक़वाम के बारे में इल्म भी होना चाहिए कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, हमारे इश्यूज़ क्या हैं। हमारे यहाँ एक मुख्तलिफ सोच जो है वो एक वैरायटी है, एक मुख्तलिफ मामलात की, मुख्तलिफ वसाइल और उन इश्यूज़ की जिसके ऊपर बहुत से रासल गुफ्तगू की जा सकती है। चाइना में ये कभी नहीं हुआ कि चाइना का कोई दोस्त मुल्क उसके मुल्क में आ रहा हो और वो तिजारती मामलात को बेहतरी करने के लिए ढेर सारे एग्रीमेंट्स करना चाहता हो। तो चाइना में ये कभी नहीं हुआ कि चाइना के सुप्रीम कोर्ट के बाद धरने के खैमे लगे हों, वहाँ पर शलवारें लटकी हुई हों और रास्ते बंद हों कि यहाँ पर कोई बंदा नहीं आ सकता। चाइना में ये कभी नहीं हुआ कि जब चाइना का कोई दोस्त मुल्क उधर वहाँ पर तिजारती कारोबारी मामलात को बेहतर करने के लिए विजिट करना चाहे उसका प्रेसिडेंट, तो वहाँ की पार्लियामेंट पर अटैक किया जा रहा हो, वहाँ की कौमी नशियाती इदारे पर अटैक किया जा रहा हो। ये एक मिसाल दी है मैंने बस आपको कि हमारे मामलात पाकिस्तान में मुख्तलिफ हैं, चाइना के मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये एक रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हैं जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि वो अक़वाम वैसे क्या कर रही हैं, ईमानदारी में उनका क्या ताल्लुक है, ईमानदारी में उनका क्या मामला है, वो टैक्स कितना पे करते हैं, बिजली के बिल्स कितने पे करते हैं, कितनी लाइन लॉसेस वहाँ पर हैं, कितनी वहाँ पर फेक वहाँ पर डिग्रीज लेकर लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ सियासतदान नहीं, वहाँ पर ढेर सारे लोग पे डिग्री लेकर इस्तेमाल करते हैं। और ये तमाम चीज़ें आप फाइलर उठाकर देख लीजिए, हमारे मुल्क में कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, उनमें फाइलर्स कितने हैं। तो ये आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करता है कि चाइना के लोगों के साथ जब आप मुकाबला करेंगे तो फिर पूरी कौम का मुकाबला होगा, फिर सिर्फ सियासी लोगों के एक्टिविटीज़ का मुकाबला नहीं होगा, फिर पूरी कौम का मुकाबला करें। वहाँ क्या काम करते हैं, यहाँ पर कैसे काम होता है। सिस्टम नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हुए टाइम लगता है ना। जब आप एक सियासी तौर पर किसी वर्कर को टाइम ही नहीं मिलता काम करने को और दूसरा सियासतदान उसकी टांग खींचने के लिए आ जाता है गैर ज़रूरी तरीके से, जब कहा जाता है कि केस पनामा का है और निकालना अकामा पे है, तो फिर इसी तरीके से काम होगा ना। अब आप पाकिस्तान की सियासत को बदलना है जी, ये मैं बड़ा वाशगाफ लफाज में अपनी सियासतदान जब तक सियासत को कारोबार समझना नहीं छोड़ेंगे, सियासत नहीं बदलेगी। मैं इसे इख्तलाफ करता हूँ। पाकिस्तानी सियासतदान कारोबार करते नहीं, सियासत में सियासत करते हैं। सियासत ये आपकी सोच है ना। कहते हैं कि कारोबार सबसे सियासत सबसे अच्छा कारोबार है। हम तो ये छोड़ो और ये काम क्या कर, ये जो आपको कहने वाले हैं मुझे कभी नहीं मिले। हमें तो ऐसे लगता है वही मतलब आते लेकिन मैं रोने पर एक है ना, चलें आ रहते हैं कितने एक पॉलिटिकल कैंपेन पे मिनिमम कितना बजट लगता है। डिपेंड करता है ना। मैं गांव से हूँ, मैं गांव से ताल्लुक है मेरा और मैं इलेक्शन लड़ा करता हूँ। मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ते हैं। 6 फिगर कितने बनते हैं जी, मुझे फौरन नहीं समझ आएगी। 2-3 करोड़ तो नहीं जी, नहीं, कभी भी नहीं जी, इतने तो सवाल नहीं पैदा होता। मैं आपको अर्ज करता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से अपना खर्चा पानी करते हैं। हमारा जी हम जिम्मेदार हैं जी, छोटे से मुतवस्सित तबके के जिम्मेदार हैं। और मेरे वालिद साहब 1979 से सियासत में हैं। मैं खुद ज़िला नायब नाज़म रहा हूँ, एक्टिंग ज़िला नाज़म भी रहा हूँ, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहा हूँ 2005 में। मेरे वालिद साहब 6 बार MP रहे हैं, 2 बार वज़ीर रहे हैं, 2 बार डिप्टी स्पीकर हैं, ऑलरेडी मेंशन यू। हमारी ताल्लुक ज़िम्मेदारी से ही वाबस्ती रही है माशी तौर पर अपने ज़रूरियात का पूरा करने के लिए। आज भी ज़िम्मेदार हैं, तब भी ज़िम्मेदार थे। हमारे एसेट्स बढ़े रहेंगे जी, कम हुए हैं। तो आपको सियासत का फ़ायदा नहीं रहा। सियासत का फ़ायदा इज़्ज़त है जी, इज़्ज़त है, लोगों में एहतराम है, लोगों में एक शनाख्त है, पहचान है, एक ऐसा तासुर और एक ऐसा एहसास है कि जब सियासत में आप किसी मजलूम की हिमायती बनकर उसकी आवाज़ बन जाते हो, तो मेरे ख्याल में आपको सियासत पे कर देती है, आपको वो रुतबा पे कर देता है जो शायद आप उस रुतबे के बिना काम ना कर सकते हो। आप एक मजलूम की बेकसी में उसकी आवाज़ बनकर उसका काम कर लो, सियासत आपको बहुत कुछ दे देती है। सियासत आपको वो देती है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता। सियासत आपको वो पहचान देती है जो पैसा नहीं दे सकता। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, जब वो दुनिया से जाते हैं तो उनका जनाजे के आगे पीछे सिवाय अपने 2-3 लोगों के कोई नहीं होता। जनाजे सबके होने हैं, हर किसी के होते हैं, अपने अपने वक्त पर होते हैं। उन जनाजे पर दुआ मांगने वाले उन लोगों की दुआओं में असर होता है, जिनसे पैसा लेकर काम किया गया हो वो भी पता चल जाता है, और जिनके दिल की वैसे तसल्ली तो शफी हो वो भी पता चल जाता है। ये तो ना भाई, इतना अगर इंसान सोचने लगे तो करप्शन करेगी, सब भी हो जाएंगे। आई डोंट नो जो करते हैं वो उनसे पूछा जाए, आई डोंट नो क्यों करते हैं।
अच्छा, पब्लिक सेक्टर इसमें आने से पहले आपकी लाइफ में सब कौन सा मोमेंट था, कौन सा पॉइंट था जिसमें आपको लगा नहीं मुझे यही फील्ड पिक करनी है? सियासत, हाँ ये है एक चीज़ के अवामी नुमाइंदा कह रहे हैं ना, अवाम की खिदमत है, कुत्ती की लाइफ को वक्त का आइडिया तब फैमिली लाइफ के भी होंगी, तो मतलब क्यों एक मुश्किल रास्ता है? हाँ है ना, बिल्कुल मुश्किल टास्क वीक है। नहीं है इसकी। मुश्किलात में पढ़कर ही आसानियाँ मिलती हैं और मैं सियासत में इसीलिए आया। मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की है, मैंने अपने वालिद साहब की ज़िंदगी को बगौर देखा और मुझे ये नतीजा मिला कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल लोगों की फलाह और तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, सुकून के लिए लगाए हो, उस इंसान का बेटा होने की हैसियत से मेरे लिए लाजिम है कि मैं उनकी उस सोच को, उस फिक्र को और उस मेहनत को आगे लेकर जाऊँ। जितनी कोशिश कर सकूं उनकी उस लेगेसी को मैं बरकरार रखूं। ये एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर एक बेटे की हैसियत से। लेकिन एक इंसान की हैसियत से जब मैं देखता था तो लोगों की मजबूरियों और लोगों की मुश्किलात का हल करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा सेटअप, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पर मैं उसको एड्रेस कर सकता। अब मैं कोई सरकारी अफसर तो था नहीं कि मैं किसी टेबल पर एक दूसरी साइड पर बैठ कर काम कर सकता। मेरे लिए तो एक अवाम की एक नुमाइंदगी थी, अवाम के अंदर जाता, अवाम के साथ खड़ा हो जाता। वो कहीं मुश्किल में होते तो मैं उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला लेता। तो दैट्स व्हाई आई रियली ट्राई टू पिक पॉलिटिक्स ओवर एजुकेशन। एजुकेशन में भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन उसका थोड़ा सा वो मैं समझता हूँ कि मज़ीद मैं इंगेज हो जाता हूँ इस काम में। जब मैं सियासत में आता हूँ तो सियासत में मैं डायरेक्टली इंगेज हो जाता हूँ तमाम मामलात में, जिनका हल निकाल कर मैं लोगों को सुकून और तसल्ली दे सकता हूँ। अच्छा सर, आपके इलाके में सरगोदा में फिटनेस सफाई का इंतजाम तो आपके अंडर जो भी चल रहा है वो चल रहा है। इसके अलावा आपके ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसको आप प्राउडली ऑन भी करते हैं, ये इनिशिएटिव कर चुके हैं और ये पाइपलाइन में? हाँ, जब मैं ज़िला नायब नज़म था ना जी, तो मुझे एक दफ़ा इल्म हुआ कि सरगोदा में बहुत खूबसूरत मोनूमेंट्स भी ऐसी हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। सरगोदा तारीख़ी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल था और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। येम आलम का वो वाक़या तो अब सबको पता ही है, जहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था इंडियन एयरफोर्स के हवाले से। तो मैंने कहा कि जी सरगोदा का ब्रोशर लाएँ जी, मैं देखना चाहता हूँ जो बनाया गया। तो सरगोदा का ब्रोशर ही नहीं था। PGDC से फिर मैंने रब्ता करके बाकायदा टीम बुलवाई, लोगों को इंगेज किया, वहाँ की जो मोनूमेंट्स थे, हिस्टोरिक एरियाज़ थे, उनको डिफ़ाइन किया। सरगोदा क्यों मशहूर है ये डिसाइड किया कि क्या क्या वजूहत हैं। सरगोदा तो देखा जाता है ना किलों के हवाले से, किलों और एयरफोर्स के हवाले से, लेकिन सरगोदा में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। सरगोदा में बैनियन ट्री है जो कि साउथ एशिया के सेकंड लार्जेस्ट बैनियन ट्री है। अनफॉर्चुनेटली अब सेकंड है, पहले वो कभी नंबर 1 हुआ करता था। सरगोदा में तख्त हज़ारा है, जो जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ तख्त हज़ारे का जिक्र होता है, हीर रांझे का जिक्र होता है और आई एम प्राउडली एफिलिएटेड एंड बिलोंग विद रांझा फैमिली एज वेल। फिर उसके अलावा जो मुग़ल शहज़ादा था शुजा, उसका मदफून जो है वो दफन भी धरेमा में है, सरगोदा के पास एक कस्बा है। शेर शाह सूरी की बनाई मस्जिद है भेरा में, वो जर्नली सड़क के रुइंस अभी तक मौजूद हैं। अलावा जी 2 चनाब और जेलम के अलावा, चनाब और जेलम के दरिया हमारे साथ मिलते हैं, दो एक साइड पर एक, दूसरे पर एक है। बहुत खूबसूरत इलाका है, देहाती सकाफ़ती अपना ट्रेडिशन रिवायात के हिसाब से। अगर आप पूरे पंजाब को घूम कर आएंगे ना, तो सिवाय साउथ पंजाब के आपको सेंट्रल पंजाब में कहीं वो गांव नहीं मिलेंगे जो अभी सरगोदा में आपको कच्ची सूंधी खुशबू वाले, मिट्टी वाले वो गांव आपको मिलेंगे, देहात आपको मिलेंगे। वो तहमदे बांधे हुए, सर पर पगड़ी बांधे हुए वो लोग आपको सादगी में ज़िंदगी गुजारते मिलेंगे। चौपाले मिलेंगी आपको, उदारे मिलेंगे। तो सरगोदा तो जी बड़े प्यारे लोगों का शहर है। तो सरगोदा को इस हवाले से मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेरा के तो नहीं आता, लेकिन तख्त हज़ारा आता है और अब्बर मोरीवाल वो जो गांव है जिसमें बनियन ट्री है, वो दोनों आते हैं। तो मैंने इस पर बहुत काम किया और कोशिश की कि इसको वो मुकाम मिले जिसका वो डिज़र्व करता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नौबत पर पहुंच चुके हैं। मैं और मोहसिन शाहनवाज रांझा ने मिलकर एक प्लान किया था कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और वर्ल्ड सिटी और पंजाब टूरिज़म के जो डिपार्टमेंट उनको मिलाकर वहाँ पर काम करें और इस एरिया को वो मकाम और वो हक दें जो कि टूरिज़म के हवाले से बहुत खूबसूरत एक एडिशन हो सकता है पंजाब के लोगों के लिए। मैं अगला सवाल मेरा यही कि उसको अगर इतना खूबसूरत है, मतलब मेरा आपकी बातें सुन के मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं पंजाब में रहती तो मैंने क्यों नहीं देखा था सरगोदा। जी बिल्कुल, आपको देखना चाहिए जी। तो ये इसमें फिर इन फ्यूचर आपके इनिशिएटिव्स हैं? हमारा प्लान ये है मिस आयशा के जब इंशाल्लाह ये सर्दियाँ आएंगी ना, तो हमारे काफ़ी सिख भाई आते हैं बाहर से, अमेरिका से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, UK से आते हैं, ऐसे कनाडा से आते हैं और यहाँ पर अपनी जो मजहबी रसूमात है वो अदा करते हैं। हमारे सिख भाइयों को पंजाबी से और पंजाब के लोगों से बड़ा प्यार है। उन्हें हीर रांझा की कहानी से बड़ा प्यार है।
तो वो हीर वारिस शाह की तो मज़ार में आकर विज़िट कर लेते हैं। तख्त ज़ारा अक्सर व बेशतर नहीं आते। हम ऐसा टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाह रहे हैं कि उसको इतना खूबसूरत डेवलप करना चाह रहे हैं कि जब अब की बार हमारे भाई आएँ तो वहाँ पर आकर विज़िट करें, और वो लोग वहाँ आएंगे, देखेंगे तो उनको खुद फील होगा कि रोमियो जूलियट होगा यूरोप में, साडा रांझा भी जो है ना वो किसी तो घाटा। इसका मतलब जैसे ये करतारपुर भी वन डे ट्रिप्स मैनेज होते हैं, इसके थ्रू ब्रुक्स के थ्रू शाही किला में भी हो रहे होते हैं, तो सरगोदा डिवीजन यदि वन डे वेरी का कुछ यही चीज़ हम चाहते हैं कि सरगोदा में वन डे ट्रिप रखा जाए, जिसमें उनको बागात की सैर करवाई जाए, उनको वहाँ पर लोकल कल्चर दिखाया जाए, वहाँ पर उनको घोड़ा नाच जो एक वहाँ पर एक खासा है वो दिखाया जाए, वहाँ पर उनको तख्त ज़ारा की सरजमीन दिखाई जाए, भेरा की जर्नैली सड़क और शेर शाह सूरी की मस्जिद दिखाई जाए, और बरगद के वो दरख्त का विज़िट करवाया जाए जो एक खासा है। बल्कि उसके बारे में एक मुझे लेटेस्ट जो खबर मिली है, उसके इन दरियाए चनाब के जो एरिया है उसके बैंक पर बैनियन ट्रीज और पीपल के दरख्तों का जिक्र कहीं सिकंदर आजम की आने वाली अफवाज के साथ भी कनेक्टेड है। तो वो मजीद रेफरेंसेस में उसकी स्टोरी देख रहा हूँ, अगर मुझे मिलते हैं तो हमारे लिए मजीद ये एक अहमियत और अफादियत वाला मामला हो जाएगा। चले, हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत गांव का एनवायरनमेंट पता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स गांव से बिलोंग करते थे। आगे की जो जनरेशन है पता ही नहीं गांव क्या है, गांव की लाइफ कैसी होती है, ये नहीं पता कौन सी सब्जी खेत में उगती है, कौन सी दरख्त में उगती है। तो इस तरह की अपनी हमारे जो असासे हैं उनको सिक्योर करके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के ट्रिप्स भी मैनेज करने चाहिए। आपके ग्रेजुएशन से हैं तो आपको इस तरह के इनिशिएटिव्स भी लेने चाहिए, सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। जैसे अब ये मामलात और हालात इस नहज पर इस्तवार हो जाएंगे कि हम उनको इस्तेमाल पॉजिटिवली कर लें, उनमें तालीमी इदारों को इंगेज करेंगे और बाकी मामलात को देखेंगे, तो ये एक रास्ता बन जाएगा ना। सिर्फ वो लोग ही नहीं आएंगे जिनका ताल्लुक सकाफत और मामलात उनसे होगा जो टूरिज़म के लिए आए हैं, बल्कि तालीमी जो ट्रिप्स हैं, हमारे इंफॉर्मेटरी ट्रिप्स हैं, वो भी ऑर्गेनाइज़ किए जा सकेंगे। वहाँ के मुकामी सतह पर उनके लोगों को वो विज़िट करवा कर दिखाया जा सकेगा कि कमाद की फसल क्या है, कपास की फसल क्या है, बांस कैसे होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारी नई नस्ल नहीं है, रोशनास नहीं है, लेकिन उनको बताया जाना चाहिए कि पंजाब और पंजाबियत की रिवायात क्या हैं। और मैं बल्कि पंजाबी ज़ुबान से भी पीछे 14 अप्रैल गुजरा है, पंजाबी ज़ुबान के हवाले से, पंजाबी तस्वुरात के हवाले से और कल्चर के हवाले से गुजरा है। मैं ये पैगाम भी पंजाबी ज़ुबान में देना चाहता हूँ। यकीन करो बड़ा चंगा लगता है मैं अपनी ज़ुबान से बोला, क्योंकि मेरी ज़ुबान मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है। जो मैं अपनी पहचान हूँ आप भूल जावा, अपने आप को आप भूल जावा, तो दुनिया में इनके थे याद रखेगी। मैं बिल्कुल सारे पैगाम देना चाहता जी कि पंजाबी ज़ुबान ज़रूर बोलिया करो, ज़रूर उन याद रखा करो। पंजाबी ज़ुबान साड़ी माँ बोली है, तो माँ बोली लाजमी याद रखा करो। मैं इसका इख्तलाफ नहीं करता जी कि बाकी ज़ुबाना ना सीखो, उर्दू भी सीखो, अंग्रेज़ी भी सीखो, फारसी भी शक सीखो, अरबी सीखो, जेड़ी मर्जी ज़ुबान सीखो, वो सारियां सीख के इल्म में इस्तेमाल करो। पर जेड़ी थोड़ी अपनी मादरी ज़ुबान है, जेड़ी थोड़ी घर की ज़ुबान है, जेड़ी थोड़ी संजाप है, वो पंजाबी है, तो उन ज़रूर सीखो। मैं इस बारे में हमेशा याद होना है कि उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, स्पैनिश, फ्रेंच, वट एवर, वो सारियां इंज हैं जिमें मासियां होंदियां, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਫਖਰ महसूस करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ यार कि पंजाबी हो तो पंजाबी बोल के ਤੁਹਾਨੂੰ चंगा लगता है, माड़ा नहीं लगता। एजुकेशन किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम की तरक्की की बेस होती है। आपका समझते हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में क्या गैप है, किन चीज़ों पे फोकस करके हम इसके आपको दूर हो सकते हैं पैटर्न? हाँ, पाकिस्तान की जो तालीमी निज़ाम है उसमें बाकी मामला तो चलो एक अलग बहस है, उसमें फिर कभी बात का मिला तो करेंगे। आज के दौर में पाकिस्तान की जो यूथ है उसको ज़रूरत सिर्फ डिग्री की नहीं है, स्किल्ड डिग्री की है, स्किलफुल लर्निंग और एजुकेशन की डिग्री की है, ताकि वो जो ही डिग्री लेकर निकले उसको साथ जॉब मिल जाए। दुनिया एक आपकी हथेली पर समा चुकी है, आपके मोबाइल आपकी दुनिया है, आप उस दुनिया में कहीं बैठे काम कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो, आप ऑल द टाइम यू आर कनेक्टेड विद मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब डिग्रीज वो जो पुराने दौर का एक सिस्टम था वो तो अब नहीं रहा। अब तो दुनिया में आप कहीं भी काम करने के लिए तैयार हो सकते हो, लेकिन चाहिए क्या कि आपके पास इतनी स्किल्स हो, इतना आपके पास आर्ट हो, फन हो कि आपको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाए। अब हमारे साथ हमसाया मुल्क है, हम हमेशा उसके साथ मुकाबला करते हैं, करें मुकाबला, अच्छाई में भी करें, बेहतरी में भी करें। देखिए मैं हाँ अच्छाई में तो देखिए चेन्नई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, मद्रास का उन्होंने कहाँ अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम को लेकर दुनिया में कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचे हुए। जो दुनिया के बड़े ऐसे इदारे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, उनके कहीं ना कहीं बड़े उहदों पे हिंदुस्तानी बैठा हुआ है, तो उनको वहाँ भी फॉलो करना है। लड़ाई करनी है तो और भी करो। लड़ाई क्या सिर्फ टैंकों और तोपों से होती है,
लड़ाई को शादी से भी होती है, लड़ाई अच्छे कामों से भी कर सकते हैं, आप उनको मुकाबला करके बता सकते हैं कि हम तुमसे बेहतर है। तो हमारी कौम इकट्ठी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच पर होती है, कभी 100 रुपये इकट्ठी हो जाए तो फिर तो क्या ही बात थी। अच्छा, हम अपनी यूथ को किस तरह से इस मुल्क कौम की तरक्की के लिए बेटर वे में एक लीडरशिप रोल के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि सबसे अहम सवाल है कि ये मेरे दिल की बड़ा बात है। हमारी यूथ को ना सियासत और सियासतदान पर बात करने का बहुत शौक है, बिल्कुल होना चाहिए। सियासतदान एक किताब की तरह होता है, खुली किताब की, तो जो मर्जी है उस पर हर फिक्र चला जाता है। मेरा अपनी यूथ से सिर्फ एक गुजारिश है, उनसे एक ही पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहता हूँ। यार किसी के बारे में बात करो ना, कुछ भी बात करो, पाकिस्तान की किसी जमात पर बात करो, किसी लीडर पर बात करो, प्लीज उसके बारे में कुछ खुद भी जान लो। ये सोशल मीडिया, ये जो है ना फेसबुक और यूट्यूब वीलॉगर्स, ये अल्टीमेट कोई ट्रुथ नहीं है। हकीकी तौर पर आपके अपने अंदर भी सच्चाई तलाश करने के लिए बोलना चाहिए। थोड़ा सा जो याद आ गया मेरे, उस कहते थे ना जमाना आएगा कि फेसबुक पे इलेक्शन होंगे तो आपको रहते हाँ तो होते रहे ना, फेसबुक पे भी इलेक्शन होते रहे और ऐसा होता रहे कि मैं बहरहाल इससे इख्तलाफ करता हूँ। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हर पॉइंट के दो रुख होते हैं, हर नुक्ता नजर के दो रुख होते हैं। एक वो जो आप पसंद करते हो और एक वो जो दूसरा आपके मुखालिफ होता है। अब मैं अपनी यूथ से सिर्फ एक ही बात करूंगा कि आपके पास आजकल बड़ा आसान काम है, ये गूगल है। मैं इसे बाबा गूगल भी कहता हूँ। हर बंदा इसके आगे हाथ बांध कर खड़ा है कि और जी मुझे बताओ ये क्या चीज़ थी। आए तहकीक करें, रिसर्च करें पाकिस्तान में किसी ने क्या किया है। एक भेड़ चाल का शिकार मत बने, अपने आप को खुद अपडेट करें। मेरी की बात का भी बेशक यकीन न करें, जाए उसको तलाश करें, जाए खंगालें उसको। मैंने अपने बारे में फैक्ट्स को ढूंढे, फिगर्स को देखें, फैक्ट्स को देखें, हकाइक के पीछे चलें, कहानियों के पीछे मत चलें। लोग कुछ भी कह देंगे, लोग तो आपको 50 लाख घर भी दे देंगे या 1 करोड़ नौकरियां दे देंगी। दी किसने है, किसने आपको प्रोवाइड किया मामलात अच्छा जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, वो देखिए। मैं क्रिटिसिज्म इसलिए कहता हूँ, पोलिटिकल वर्कर भी हूँ। मैंने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया हुआ है, मैंने अपने ऊपर बहुत चीजें बर्दाश्त की हैं, मेरी अपनी जमात पर बहुत चीजें बर्दाश्त की जिसके साथ जमात का कोई ताल्लुक नहीं था, थोप दी गई, ऊपर लगा दी गई। खानदान सारे को बदनाम करने की कोशिश की गई। कुलसूम नवाज बीमार थी, अस्पताल पड़ी थी, जहाँ उनकी जिंदगी के आखिरी चंद अयाम थे, उनके ऊपर ट्वीट्स डाले गए। बड़े बड़े समझदार लोगों ने ट्वीट्स डाले, बावकार लोगों ने उसके ऊपर कहा कि ये बीमारी बहाना है, ये है वो है। किसी की मौत से पहले चंद लम्हे गुजारने वाली बीमारी को भी मजाक किया जाता है यहाँ पर। तो सियासत में ये नहीं होता। सियासत में हर आने वाला शख्स अपनी भी जिंदगी रखता है, उसकी अपनी जिंदगी का भी एहतराम करो। उसके बच्चे भी हैं, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके अजीजों कारब और रिश्तेदार आपकी झूठी खबर और झूठे अफसाने से कितने असरअंदाज होते हैं, इसका भी सोचें। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की? मैंने भी अपने वालिद साहब से सुना, बड़ों से सुना, ऑब्वियसली कि मियाँ साहब की फैमिली खानदानी कारोबारी फैमिली। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर वो एक लेजरी लेविश लाइफस्टाइल मेंटेन करें, मुझे नहीं लगता असल जिन चीजों के ऊपर लोग स्क्रीनशॉट लेके मार्क करके वायरल हो, उन तो मैं हैरान होता हूँ जी। चीज तो नहीं है। 1970s में जब नेशनलाइज किए गए ढेर सारे तिजारती इदारे, तो उनमें मियाँ साहब का एक था। लेकिन बहरहाल चूंकि मैं इस पर मजीद बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये हकीकत है, ये वो कारोबारी इदारे उनके पास थे, कारोबारी लोग थे, कारोबार कर रहे थे। अगर कारोबार कर रहे थे तो अभी खान साहब ने तो चंदा भी मांगा था ना, अरे गाइस वो कहाँ मांगते, तो उनके पास चले तो था ना, 14 थानम की जमीन की तो हाँ, तो वो तभी चंदा मांगा था, उनके पास कुछ डेलीगरी था। तुम और दूसरी बात यह कि हमसे लोग एतराज करते हैं जी कि फॉर एग्जांपल ये सवाल आपने शौकत खान मुश्ताक का किया, मैंने खुद भी चंदा दी है शौकत खान मुश्ताक में। इमरान खान मेरा भी किसी वक्त में हीरो रहा है जब वो क्रिकेट खेला करते थे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था जब वो क्रिकेटर थे। जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी, सियासत में आए, तो लगा कि ये उनका नहीं है, अंदाज नहीं है। अब तो चाहे वो मुर्शिद हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो रूहानी रहनुमा हो, मैं समझता हूँ कि खान साहब की इज्जत में बहुत इजाफा हुआ होगा उन लोगों के लिए जो खान साहब को फॉलो करते। मैं तो जो करता नहीं हूँ, इसीलिए मैं उनके बारे में ये कहता हूँ कि ही वाज द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम। ही couldn't be able to perform at that same level in politics. हाँ, जितना उन्होंने क्रिकेट में परफॉर्म किया, अगर उसका 10% पॉलिटिक्स में देते तो शायद एक 6 भी काफी होता। हाँ ना, खान साहब कमाल के लीडर थे जब वो पाकिस्तान की 11 लोगों की टीम को संभालते थे। यहाँ तो क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, ये तो अपनी चूज की हुई थी ना, अपनी टीम चूज की हुई थी ना, अपनी मर्जी की टीम थी उनकी तो शुरू से आदत रही टीम अपनी मर्जी की लेते हैं। वो कभी गलती भी तो हो रही है ना, थोड़ा तो मार्जिन माने तो सही ना, कोई वहाँ गलती मानना ही सब तेरा प्रॉब्लम है। मैं सब अपनी ब्रदरिन के साथ बहुत क्लोजली काम की,
So, आप क्या समझते हैं कि अगर हम अपनी यूथ को इन्वॉल्व करें अपने सारी एक्टिविटीज के अंदर तो प्रोग्रेस और रिजल्ट कितने बेटर हो जाएंगे? अब यूथ के बिना तो काम हो नहीं सकता जी। अब बिरादरियों वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब बिरादरियों के आगे खानदानों तक बात आई, खानदानों से आगे एक फैमिली तक आई और फैमिली में भी एक फर्द पर बात आ गई है। अब अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर हो सकता है बेटा ना चलना चाहे, वो क्या है बाजी तुसी नूनी को वोट दो, मैं पीटीए को वोट देना है। मैं तो अपने हल्के में अक्सर ये कहता हूँ जी, यहाँ वोट हमारे नुमाइंदों को नहीं दिया गया जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको नुमाइंदों को वोट नहीं दिया गया, कैदी नंबर 804 और नाकदे कोके को वोट दिया गया। तो नाकदा कोका जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। मेरे मुकामी सतह पर जो हमारे उम्मीदवार थे पीटीआई के, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़े मोहतरम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको बहुत बड़ा है, बल्कि एज क्या वोट ही सारा खान साहब की मोहब्बत में लोगों में दी है। तो खान साहब की मोहब्बत मेरे हल्के तो बहुत असरअंदाज हुई है, बाकी का मेरे में तो फिर आप रिग्रेट होता है कि शायद ऑफर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हारना जितना गेम का हिस्सा है, मैं फिर भी आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ टीम एलन। मुझे ये जीत भी पसंद नहीं थी जिस जीत के साथ सियासी वो सोच साथ शामिल होती जो वर्कर की इज्जत आती है। अगर ये इलेक्शन में आपको फिर से मौका मिले या इस सियासी जमात को ज्वाइन करने का, कहीं जाने के चांस नहीं? लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत अच्छा चल रहा हूँ, वो मेरे साथ बहुत इज्जत के साथ चल रहे हैं, इज्जत करते हैं, वर्कर की इज्जत करते हैं। आप अपने आप को अगले 5 से 10 सालों में बना दे। पॉलिटिक्स तो मैं इंशाअल्लाह करता रहूँगा और साथ में पढ़ाई के साथ ज़रूर वाबस्ता रहूँगा। मैं पीएचडी कर चुका हूँ इंशाअल्लाह, और अपनी किताब शिताब भी लिख कर कोशिश करूँगा कि मैं मार्केट तक ले आऊँ, जो मैंने अपनी फैमिली पर भी लिखी थी, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में स्पेशली, उसके ऊपर मेरा काम है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि इंकशाफ नहीं करे। लेकिन इंकिशाफात की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट गोना बी ब्रेक थ्रू समवेयर, बट इट विल बी अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माय साइड। सो इन शॉर्ट आप बड़े अमन पसंद शैली और रुकन भी है पीएमएलएन के, आपको कोई वैसे शान में ऐसा है रांझा हूँ, रांझा वैसे ही मन पसंद रहता है। रांझे तो वैसे ही प्यार का प्रचार करने वाले लोग हैं, रांझे का लड़ाई करना पसंद करते हैं। नहीं? मैं तो रांझा हूँ जी, रांझा तो मन पसंद है। वैसे एक बात और ये कि आपके गुफ्तगू में भी वो कोई एग्रेशन कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस वाली टिपिकल वाली नहीं है, मतलब बड़ा वेरी पोलाइट। या तो अभी आप सीख रहे हैं या आप बाकी जैसे बोलना ही नहीं चाहते, वो आता ही नहीं है। लेकिन दो अंदाज होते हैं ना, बात ही करनी है ना, दो अंदाज है बात करने के। एक वो अंदाज है जो अगले को दिल भी किसी का नुकसान दे, किसी की रूह को भी छीन दे, तो दूसरा तरीकाकारी कि अपनी बात ही करनी है, अच्छे तरीके से कर लो। लड़ाई करके, जज्बाती होके, गुस्सा करके मैं तब तक नहीं बोलता जब तक अगला मुझे मजबूर ना कर दे। मैं जट हूँ जी, तो जट तब तक ही जट रहता है जब तक वो उसकी इज्जत जो है वो मनुज़े खातिर रखी है। जब उसकी इज्जत के ऊपर कोई आँच आती है फिर वो कुछ भी हो सकता है। राजपूतों के बारे में ये कहते हैं ना, तो ये दोनों हो जाते हैं जो है वो। हाँ जी बिल्कुल, वो ये है ना कि देखिए इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप किसी की इज्जत कर रहे हो तो बहुत ही कम होगा कोई ऐसा शख्स जो आपकी इज्जत करते हुए आपकी इज्जत आगे से ना करे। तो ये 99% मैंने ज़िंदगी में जब भी इज्जत की है जी, किसी की आगे से इज्जत लोगों की तरफ से मिली है, कमी नहीं आई। जैसे बड़ा मशहूर एक लतीफ़ा है ना जी कि ब्रिटिशर्स के और फ्रेंच के दरमियान लड़ाई हुआ करती थी, तो एक दफ़ा ब्रिटिशर्स की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि जी हम इज़्ज़त के लिए लड़ते हैं और फ्रेंच दौलत के लिए लड़ते हैं। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट था, शायद उस वक्त नेपोलियन था वल्लाह आलम का, उसने कहा था जिसके पास जो नहीं होगा उसी के लिए लड़ेगा, तो हमारे पास जो है जी हम वही देंगे। तो मैं ये सब आखिर में एक यूथ की पैगाम यूथ के लिए मैं सभी गुजारिश कर सकता हूँ कि किसी भी सियासी जमात, किसी भी सूबे, किसी इलाके, किसी ख़ानदान, किसी शख्सियत से बढ़कर पाकिस्तान के लिए सोचो और अपने वतन की मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए सोचो। शख्सियात नागुज़ीर नहीं होती, आज हैं कल नहीं होगी, जमातें बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं। इस मुल्क पे रहना है, हमारी नस्लों ने उसमें रहना है, उसका सोचो। बाकी चीज़ें दुनिया का हिस्सा हैं, उनको बेहतरी से आप अगर परख करते चलो तो पाकिस्तान इज योर पार्टी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शरीक हुए। उम्मीद है हमारे फॉलोअर्स को, हमारे लिसनर्स को भी मज़ा आएगा। बुरे तो बड़ा मज़ा आया एपिसोड पॉडकास्ट से कि रिशित लंबी भी हो सकती थी, बट ऑब्वियसली टाइम आपका भी कीमती है। सो इंशाल्लाह ये रिशित कोशिश करेंगे दोबारा आपके किसी नए प्रोजेक्ट के साथ वापस रखें, इसको जारी रखें। सो बहुत शुक्रिया। Thank you very much.